कशर एहसास। नाजरीन आदाब, प्रोग्राम मनी मैटर्स में खुशामदेद। मैं आपका मेज़बान अख्तर मलिक। नाजरीन, अगर इंसानी तारीख पे नज़र दौड़ाएं तो वेल्थ, सरमाया या पैसा इंसान की ज़रूरत ही नहीं रही है। कई हद तक ये इंसान का रोमांस भी रहा है। इसको हासिल करने के लिए, इसको जमा करने के लिए इंसान ने बहुत मेहनत भी की है और कई गुना वो आगे भी चला गया है। लेकिन पैसे के साथ एक बदकिस्मती या मजबूरी ये कहें कि ये कभी दायमी नहीं रहा है किसी के हाथ में। पैसा कभी एक अक़वाम से किसी दूसरी अक़वाम को, कभी एक फ़र्द से कभी दूसरे फ़र्द को, और ये तलाश, ये इंसान की काविश हमेशा रही है कि इसको दायमी कैसे रखा जाए। पैसे को लेकर दो बुनियादी सवाल हमेशा से रहे हैं। एक ये कि उसको प्रोक्योर कैसे किया जाए, या वेल्थ प्रोक्योर या मैक्सिमाइज़ कैसे की जाए। दूसरी ये चीज़ कि उसको सस्टेन कैसे किया जाए। इंसान ने न सिर्फ ये कि अपनी उम्र के लिए उसको सस्टेन करना चाहा, बल्कि अपने आने वाली नस्लों के लिए भी उसको सस्टेन करना चाहा। ये दो बुनियादी सवाल आज भी वेल्थ या पैसे को लेकर रेलेवेंट हैं, और आज के इस प्रोग्राम में हम इन्हीं बुनियादी दो सवालों पे इंटरेक्ट करेंगे, अपने गेस्ट से जानेंगे। इससे पहले कि हम इसका बाकायदा आगाज़ करें, मैं अपने मेहमानों का तारुफ करा दूं। हमारे पहले मेहमान हैं एजाज अयूब साहब। एजाज साहब एक इकोनॉमिक एनालिस्ट हैं। इकोनॉमिक्स, फिनेंस और बिजनेस से इनका खासा लंबा ताल्लुक़ रहा है। हमारे दूसरे मेहमान हैं इनाम साहब। इनाम साहब सहाफ़त के शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं। फ़िनांस और बिज़नेस पे मुतअद्दिद तहरीरें इनके नाम पर हैं। एजाज साहब, मैं आपसे शुरुआत करता हूँ कि पैसे को लेकर जहाँ बहुत सारे सवाल इंसान के जहन में आते हैं, आज भी जहाँ हम जाते हैं, जॉब में 30-35 साल गुजारते हैं, एक बुनियादी सवाल रहता है, और वो बुनियादी सवाल ये है कि हमें पैसा बचाना है। देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ सेविंग। आपसे जानना चाहेंगे वेरी बेसिक क्वेश्चन, और आपसे रिक्वेस्ट करेंगे दोनों मेहमानों से कि काइंडली इस डिस्कशन को हम बड़ा डीजागनलाइज करेंगे, ताकि ये आम हमारे नाजरीन जो हैं आराम से समझ सकें। हम पैसा क्यों सेव करें? क्या ज़रूरत है सेव करने की? इकॉनमी में जो भी एंटिटीज़ होती है, इंडिविजुअल्स जो भी कोई वैल्यू प्रोड्यूस करते हैं, वैल्यू से मेरा मतलब है कोई टीचर है, वो टीचिंग करता है, 2 घंटे की टीचिंग करता है, उसने एक वैल्यू दिया इकॉनमी को। या कोई दूध वाला है, वो दूध देता है, या कोई डॉक्टर है। तो ये वैल्यू को स्टोर करना ज़रूरी होता है, और इसको मेजर करना ज़रूरी होता है कि इसका इकॉनमी में इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो वो मेजरिंग स्केल देती है हमको करेंसी। ओके, मीन्स अगर टीचर के 2 घंटे वैल्यू होते हैं 500 रुपीज़, लेट्स से एग्जाम्पल, और डॉक्टर के 700 रुपीज़, तो ये अकाउंटिंग सिस्टम देता है। ओके, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये स्टोरेज ऑफ वैल्यू भी देता है। मीन्स इफ ए टीचर हैज़ टू बाय ए शर्ट, लेट्स से, उसको 20 घंटे का काम करना है, तब जाके वो वैल्यू उसका जमा हो जाएगा, पैसों में स्टोर हो जाएगा, देन ही विल यूज दैट मनी एंड बाय समथिंग फ्रॉम द। ये हर एक शोबे के साथ ट्रू ये जो स्टेटमेंट है, यूनिट ऑफ अकाउंट है, स्टोरेज ऑफ वैल्यू है। इसके अलावा भी बहुत से फंक्शंस है पैसे के। तो अगर इंसान जो भी वैल्यू देता है इकोनॉमी को किसी भी तरीके से, अगर उसको वो रसीदें मिलती हैं, करेंसी नोट इज नथिंग बट अ रिसीट ऑफ द वैल्यू, ये रसीदें उसने अपने पास जमा रखी, अगर इस रसीद का वैल्यू डिप हो रहा है बिकॉज ऑफ मेनी फैक्टर्स, जिसके बारे में हम बात करेंगे, जिसमें से इन्फ्लेशन एक फैक्टर है, तो ये एक बहुत ही एक अच्छा तरीका नहीं है अपनी वैल्यू को स्टोर करने का। सो आई नीड टू कन्वर्ट दिस वैल्यू इनटू समथिंग जो कि स्टोर कर सकता है। जैसे कि आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग, बेसिक से एग्जांपल लेंगे, वो सेविंग बैंक अकाउंट में रखते हैं या गोल्ड कॉइन खरीदते हैं। वो क्यों खरीदते हैं? क्योंकि पैसे की वैल्यू जो है, हमने ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम देखा, वो क्यों हुआ, वो एक डिफरेंट डिस्कशन है। बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन वो वैल्यू कम हो रहा है। अगर हम मटन की बात करें, जो कि 300 रुपए में केजी था कुछ साल पहले, 10 साल, आज तो 600 650 में बिक रहा है। तो मटन की वैल्यू वो 1 किलो ही आता है, लेकिन पैसे की वैल्यू कम हो गई। तो हम सब के लिए इंपॉर्टेंट है कि जो हम काम कर रहे हैं, हम 10 घंटे, 20 घंटे, 40 घंटे का काम महीने में कर रहे हैं, या 100 घंटे का काम कर रहे हैं, इस घंटे के काम को हम किसी ऐसी चीज में स्टोर रखें, सिर्फ करेंसी में स्टोर ना रखें। घर में पैसे नोट रखेंगे, उसका वैल्यू खत्म हो जाएगा। लोग सेविंग्स बैंक में रखते हैं क्योंकि उसमें इंटरेस्ट मिलता है 3.5% या 4%। कुछ लोग बोलते हैं नहीं, वो कम है क्योंकि इन्फ्लेशन ज्यादा है, उससे वो दूसरे एसेट में जाते हैं, गोल्ड में जाते हैं, कोई एफडीज में जाता है।
कोई शेयर्स में जाता है। तो ये डिफरेंट एसेट क्लासेस है। इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी ने काम किया, इकोनॉमी को एक वैल्यू दिया है, उस वैल्यू को सही तरीके से स्टोर करना, ये इंसान को समझना बहुत जरूरी है। जी, बड़ा खासा तफसील से आपने बता दिया। इससे मुझे एक हमारे बुजुर्ग या टीवी में भी हमेशा एक एडेज देखते थे कि वो कहते थे कि दैट यू शुड सेव फॉर द रेनी डे। अब वो रेनी डे लोगों की ज़िंदगी में मुख्तलिफ तरीके से आ सकता है। वो रेनी डे खुदा न खास्ता कोई बीमार हो जाता है, वो रेनी डे ऐसा था कि कोई अखराजात आपके बढ़ जाते हैं, वो रेनी डे कभी ये आ जाता है कि सैलाब की तबाहकारी में कभी मकान रह गए या कुछ आपने कोई नई एक्सपेंडिचर करनी है, तो उसके लिए आपके पास पैसा ज़रूरी होना चाहिए। मैं इनाम साहब ये सवाल मैं आपकी तरफ ले जाता हूँ कि ये तो एजाज साहब ने बखूबी बता दिया दैट व्हाई इज़ देयर नीड टू सेव मनी। जी बिल्कुल। लेकिन ट्रेडिशनली हम देखते हैं कि हमारे पास एक डिफ़ॉल्ट प्रोसेस है सेव करने का, दैट इज अ सेविंग अकाउंट जो हम बैंक में अकाउंट खोल रहे हैं, जो अब एक डिफ़ॉल्ट है, वो एक कंप्लायंस रह गई है। बट क्या वो इंस्ट्रूमेंट इनफ है सेविंग के लिए? जी, उससे आने से पहले मैं थोड़ा सा ऐड करूंगा जो एजाज साहब ने बताया, हमें सेविंग की ज़रूरियात, हमें सेव क्यों करना चाहिए। तो हमें ये देखना है पहले कि इंसान की कुछ बुनियादी ज़रूरियात है, वो है कपड़ा, मकान और खाना। ये तीन जरूरियात इंसान को जिंदा रहने के लिए जरूरी है, हर किसी इंसान को ये चाहिए। तो क्या होता है, जो ही इंसान थोड़ा सा मतलब वो बड़ा हो जाता है, तो ये तीन चीजें वो कमाने की, मतलब ये तीन चीजें हासिल करने के लिए वो मुख्तलिफ तरीके इख्तियार करता है, मुख्तलिफ तरीकों की कमाई करता है कि वो ये तीन चीजें हासिल करे। तो ये एक इंसान का स्टेज होता है। उसके बाद एक स्टेज ऐसा आता है कि इंसान की हिम्मत अब नहीं रहती है कमाने की, या उसके घर में उसके बच्चे होते वो नहीं कमा पाते हैं। तो ये सारी जो जरूरियात है कि उस वक्त जब उसकी हिम्मत नहीं होगी कमाने की, तो वो क्या करे। अगर बहुत सारे पहले होता था कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट होती थी और एक रिटायरमेंट होती थी, पेंशन होती थी। लेकिन अभी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को भी पेंशन नहीं है। उनको बोलते हैं कि आप आज सेव करो, फिर जब आपका वो, तो इसलिए इंसान की हर कोई जरूरियात पूरा करने के लिए इंसान को कमाना है, बचा के रखना है, तो ताकि वो उन वक्तों पे जब उसका बुढ़ापा हो या कभी ऐसा हो जाए खुदा न खासा कोई बीमार होता है या बच्चे पालने की जरूरत है या ऐसे सारी चीजें पूरी करने के लिए उसको सेव करना जरूरी बनता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन सब चीजों के लिए हम सेव करके रखें। बिल्कुल जी। तो इनाम साहब, अब सवाल के दूसरे पहलू की तरफ कि क्या सेविंग अकाउंट एक वाहिद इंस्ट्रूमेंट है सेविंग के लिए, या हमारे पास कई और इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं जो सेविंग अकाउंट से बेहतर हैं? नहीं, बहुत सारे, हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं सेव करने के हैं। एक तरीके ये होते हैं कि हम पैसा लेके वो बैंक में रखते हैं, दूसरा ये होता है कि हम पैसा ले जमीन खरीदें, तीसरा ये होता है कि हम पैसा ले किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करें। इसी तरह से बहुत सारे तरीके हैं। तो इन तरीकों को पर हमें ये देखना कि हमारे लिए कौन सा मुनासिब तरीका है या हमारे लिए कौन कौन से तरीके हम अपना सकते हैं। एक आदमी बहुत सारे तरीके सेव करने के अपना सकता है। इनाम साहब, यहाँ गुजारिश करूंगा, एक वक्फा हुआ है ब्रेक का, हम ब्रेक ले लेते हैं। नाजरीन, लौटते हैं ब्रेक के बाद। जल्दी करो यार, प्लीज जल्दी। दूसरा कोई मैच है क्या? ऐसे ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके। हाँ यार, उम्र होने पर कभी कभी मदद तो लगती है, पर बैंकिंग में नहीं। वैसे भी आरबीआई कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं और आप बैंक नहीं जा सकते, तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी खिदमात लेकर, वो भी वाजिबी शर्हों पर। सीनियर सबसे पहले। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, चौकन्ने रहिए। नाजरीन, वेलकम बैक। जी इनाम साहब, आप बात कर रहे थे कि हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स और क्या क्या हैं सेविंग्स के? जी, तो पहला जो इंस्ट्रूमेंट हम लेते हैं वो होता है सेविंग बैंक्स में। हमारे पास पैसा आता, हमारी तनख्वाह आती है या किसी दूसरे तरीके से हम कमाते हैं, तो हम अपने बैंक में डालते हैं। फिर होते हैं बहुत सारे सेविंग के तरीके वहां पे कि हम पैसे को हम चलिए पहले, अगर मैंने 3 बड़े तरीके बताए, चाहे हम इन्वेस्ट करें, हम इक्विटी में डालें, हम प्रॉपर्टीज वगैरह खरीदें, या हम बैंक में सेव करें। तो या बैंक के सेविंग के भी फिर बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है जो हमारा एक अकाउंट होता है।
तो जहां पे हमें, अगर मैं मुलाजिम हूं, सरकारी मुलाजिम हूं या कोई और किसी के, तो बाय डिफॉल्ट एक सेविंग अकाउंट होता है, उसमें पैसा जाता है हमारा। तो वो एक सेव करने का तरीका है, लेकिन उसमें 2-3 चीजें होती है। सबसे पहले ये होता है कि अगर मैं इस अकाउंट में जमा रखता हूं अपना पैसा, तो मुझे कितनी इंटरेस्ट मिलती है। उस वाले सेविंग में बहुत कम इंटरेस्ट मिलता है। उतनी इंटरेस्ट मिलती है कि वो इंटरेस्ट आपकी महंगाई को भी पूरा नहीं कर सकता है। ये इनाम साहब हम बात कर रहे हैं जो हमारा रेगुलर सेविंग अकाउंट, उसके बाद बहुत सारे, तो मैं देख लेता। दूसरा ये होता है कि जब मेरे अकाउंट में पैसा रहा, मुझे सेविंग करनी है, लेकिन ये मेरे फिंगर टिप्स पे भी है, मैं किसी को ट्रांजैक्शन, तो मुझे ये फिर बहुत मुश्किल हो जाता है कि मैं ये सारा सेव कर पाऊं, क्योंकि बहुत मैं इंटाइस होता हूं शॉपिंग से, दूसरे तरीकों से, मैं ऑनलाइन करूं या ऑफलाइन भी, मेरे पास पैसा होता है, ये खर्च हो जाता है। इसलिए ये सही तरीका नहीं है कि मैं अपने सेविंग बैंक में, एक तो इसका रिटर्न जो है वो बहुत कम आता है, दूसरा ये है कि इसमें जो पैसा है वो रहना बहुत मुश्किल, क्योंकि ये लिक्विड रहता है बहुत ज्यादा, कि मतलब मैं कभी भी ये यूज इस्तेमाल कर सकता हूं, तो मैं सेव नहीं कर पाता हूं। तो उसके बाद फिर हमारे पास बहुत सारे तरीके आते हैं जिनसे हम सेव करेंगे फर्दर के पैसा। इनाम साहब, आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ यहाँ इशारा किया, जो मैं अजय साहब से पूछना चाहूँगा कि ये जो लिक्विडिटी सेविंग बैंक अकाउंट की ज़्यादा है, ये कहीं ना कहीं एक डिसएडवांटेज भी हो जाती है फॉर सेविंग। काइंडली बड़े इख्तिसार से आप इस पर भी बात करें, लेकिन एक दूसरी चीज़ मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि अगर अब चूंकि मेरा पैसा बाय डिफ़ॉल्ट सेविंग बैंक में आ जाता है, तो अब इसको वहां से ट्रांसफर करना या किसी और चीज में डालना, क्या इसमें भी कोई कॉस्ट हैं जो मैं बेयर करता हूं? और काइंडली रिस्क, और इन पे भी रिस्क और रिटर्न्स हैं, आप उन पे भी जरा कुछ बिल्कुल, जो इनाम साहब ने भी कहा, इसमें 3 मेन फैक्टर्स होते हैं जो डिटरमाइन करता है कौन सी चीज में मैं सेव करूं। एक होता है रिस्क, दूसरा होता है रिटर्न, तीसरी होती है लिक्विडिटी। जमीन की बात करें, उसमें रिस्क बहुत कम है, रिटर्न बहुत ज्यादा है, लेकिन लिक्विड नहीं है। टू सेल अ प्लॉट ऑफ लैंड जिसमें मेरे लाखों बंद है, इट कैन टेक मी 3 months 4 months। इमीडिएट पैसा जरूरत होगा, नहीं निकलेगा। सेविंग्स अकाउंट की हमने बात की, उसमें रिस्क बहुत कम है, रिटर्न्स लेकिन कम है, रिस्क कम है, उसमें लिक्विडिटी बहुत ज्यादा है। अच्छा सर, यहाँ ये रिस्क आप प्लीज हमारे नाज़रीन के लिए थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, रिस्क क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल एक इंस्ट्रूमेंट है इक्विटी, शेयर्स में हम इन्वेस्ट करते हैं। शेयर्स, कोई शेयर 10 रुपए का है, हमने उसमें इन्वेस्ट किया। शेयर में एक चीज है, वो खाली अपवर्ड मूवमेंट नहीं जाता, उसमें डाउनवर्ड मूवमेंट भी जाता। हमने 10 रुपए किया, बिकॉज ऑफ एन नंबर ऑफ फैक्टर्स, वो कंपनी का मसला हो, इकोनॉमी का मसला हो, इंडस्ट्री का मसला हो, वो शेयर 7 रुपए भी जा सकता है, 5 रुपए भी जा सकता है। उसमें डाउनवर्ड रिस्क भी है, लेकिन उसमें अपवर्ड मूवमेंट भी है। एक तो वो लिक्विड है, उसमें रिटर्न्स की गारंटी नहीं है, लेकिन रिटर्न्स हाई हो सकते हैं, लेकिन रिस्क बहुत ज्यादा है। गोल्ड में लिक्विडिटी है, कहीं भी जहाँ पे दुनिया में कहीं पे भी बेच सकते हैं, उसमें लेकिन रिस्क भी नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंटली उसमें रिटर्न्स कम है, नॉट दैट हाई रिटर्न कंपेयर टू व्हेन यू कंपेयर इट विद म्यूचुअल फंड्स, या अगर आप उसको जमीन से देखेंगे, रियल एस्टेट से देखेंगे, तो वो दूसरे या तीसरे नंबर पे आते हैं। तो ये 3 फैक्टर्स डिटरमाइन करता है कि एक इंसान का पोर्टफोलियो होना चाहिए सेविंग का। सेविंग एक ही चीज में मत डालें, आपको लिक्विडिटी भी चाहिए होगी, तो सेविंग्स में कुछ पैसा रखें सेविंग अकाउंट में, ताकि अचानक से पैसा जरूरत पड़े तो निकाल सकें। अगर किसी के पास ज्यादा पैसे, थोड़ा बहुत गोल्ड में डालें, थोड़ा जमीन में डालें, थोड़ा शेयर में डालें। तो ये डिपेंड करता है कि इंसान के गोल्स, कि उसको कितना पैसा इमीडिएट नीड के लिए जरूरत है, कितना लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए जरूरत है, और कितना मीडियम टर्म ग्रोथ के लिए। तो अकॉर्डिंगली एक इंसान के रिस्क एपेटाइट पे भी डिपेंड करता है। कुछ लोग पूरा का पूरा पैसा इक्विटीज में डालते हैं, कुछ इतने ज्यादा रिस्क टेकर्स है वो क्रिप्टो एसेट्स में भी डाल देते हैं। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द पर्सनस एपेटाइट। बट हैविंग सेड दैट, जो कि नाजरीन देख रहे हैं, उनके लिए गुजारिश ये है कि सबसे पहले हर एक चीज का लिक्विडिटी, रिस्क और रिटर्न, ये 3 फैक्टर्स देखें, उसके बाद डिसाइड करें कि आपको किस में क्या डालना है। मेरे ख्याल से ये एक बड़ी जरूरी बात थी। और इन 3 चीजों से बढ़कर आप नाजरीन, आप ये भी देखें कि आपका सेविंग ऑब्जेक्टिव क्या है, वो बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि जो एजाज साहब ने अभी कहा कि क्या आपको इमीडिएटली पैसा चाहिए, तो आपके लिए लिक्विडिटी एक बहुत बड़ा फैक्टर बन जाता है। अगर आप 10-20 साल, अभी आप यू स्टार्टेड इनटू द जॉब, अभी आपको ज़्यादा लिक्विडिटी की ज़रूरत नहीं है, आप कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट भी ले सकते हैं जिसमें टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा होगा, लिक्विडिटी बहुत कम होगी, तो आपके लिए वो हो सकता है। लेकिन इफ़ यू आर एट द फैग एंड ऑफ योर जॉब करियर, तब शायद लिक्विडिटी आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको इमीडिएटली पैसा चाहिए। इनाम साहब, ये तो हमने अच्छी तरीके से एस्टैब्लिश कर लिया कि सेविंग्स क्यों चाहिए और सेविंग्स के ज़रूरियात क्या हैं। उसके पोर्टफोलियो को एसेस करने के लिए हमारे पास फ्रेमवर्क या
पॉइंटर्स क्या हैं, और ये भी जान लिया कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं। अब उस दूसरे फैक्टर की तरफ आते हैं कि हम चाहते हैं कि हमारी ये जो सेविंग्स हैं सस्टेन हो जी, ये फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम हो, और इंसान की तो ख्वाहिश ही ऐसी होती है कि मेरे ही लाइफ स्पैन में नहीं बल्कि मेरे आगे नस्लों को भी ये पैसा पहुंच जाए। तो उसके लिए क्या सेविंग्स और ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हमने डिस्कस की, क्या ये इनफ है या कुछ और करना जरूरी है? जी देखिए, हमने जैसे बोला कि 3 बड़े तरीके हैं जिससे हम सेव कर सकते हैं और इन्वेस्ट कर सकते हैं। हमने प्रॉपर्टीज की बात की, खरीदने की, हमने इक्विटी इन्वेस्टमेंट या बिजनेस में इन्वेस्ट करने की बात की, और तीसरा हमने किया कि हमने सेविंग। मेरे ख्याल से हमें पहले डिटेल में सेविंग्स की बात करनी चाहिए कि सेविंग जो हम बैंक अकाउंट्स या दूसरे ऐसे तरीके जिसमें हम लिक्विड एसेट्स को रखते हैं जी, इस तरीके से कि वो हम एक तो जब हमें जरूरत हो वो मिले हमें, दूसरा ये रहे ख्याल कि हमारे पैसे का अच्छा रिटर्न मिले। तो उसमें बैंक्स के पास बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम इमीडिएट बोलें कि अगर हमारे सेविंग बैंक से ऐसा दूसरा क्या तरीका है जो हम जिससे हम मतलब उतना ही सेफ तरीके से ये हमारा अपना पैसा जो है रखें और फिर जब जरूरत पड़े तो उसमें होते हैं टर्म डिपॉजिट्स या फिक्स्ड डिपॉजिट्स जिनको हम कह सकते हैं। तो वो सबसे बड़ी वो हम उसमें ये होता है कि एक टाइम मेरे पास चलो फॉर एग्जांपल एक ऐसी फिक्स्ड मेरी तनख्वाह है, इसमें से एक पोर्शन में उठा के हर महीने एक ऐसे फंड में डालता हूँ, बैंक में डिपॉजिट करता हूँ, तो उसमें मुझे इंटरेस्ट मिलता है। तो ऐसे फिक्स्ड डिपॉजिट मैं 2 साल के लिए रख सकता हूँ, 6 महीने, मतलब किसी भी 5 साल तक के लिए भी रख सकता हूँ या उससे ज्यादा जितना मैं चाहूँ जिस टाइम पीरियड के लिए, लेकिन एक फिक्स्ड टाइम पीरियड के लिए मुझे पता होता है कि ये पैसा मुझे कब वापस मिलने वाला है और मुझे चाहिए भी कब मुझे चाहिए कब, तो उस तरीके से मैं ये पैसा डाल देता हूँ। लेकिन उसमें रिटर्न उतना ज्यादा नहीं होता है आपको, उसमें ये 3% से लेके 6% टाइम के हिसाब से या 7% से ज्यादा आपको मिल सकता है रिटर्न। लेकिन इसमें ये होता है ये बहुत सेफ होता है आपके पास, मतलब इसमें कोई रिस्क नहीं होती है। आपको अगर बोलते हैं कि 5 साल के बाद आपको 6% के हिसाब से आपको अपने पैसे का ये बिल्कुल ये बिल्कुल श्योरिटी है। लेकिन क्या होता है कि अक्सर ऐसा होता है कि ये इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाता है, जिसको बोलते हैं कि जब चीजों की जब हमने पैसा जमा रखा फिर 5 साल के जरूरत के बाद हमें जरूरत है तो वो चीजें हम इससे खरीद नहीं पाएंगे। इफरात ज़र को जिसको बोलते हैं हम, महंगाई को कंट्रोल, महंगाई से आगे नहीं होता है। इसलिए क्या करना होता है कि हमें फिक्स्ड डिपॉजिट में भी पैसा रखना है और दूसरी बहुत सारी स्कीमें हैं। ऐसे ही है कुछ अच्छी सी स्कीम्स होती है, पोस्ट ऑफिस के थ्रू होती है या इसी तरह से गवर्नमेंट ने कुछ पर्टिकुलर जैसे गर्ल चाइल्ड के लिए सुकन्या समृद्धि स्कीम है, इसी तरह से बहुत सारी स्कीम्स है। तो वहां पे क्या होता है, वहां पे रिटर्न थोड़ा सा ज्यादा है, 7.5% का होता है, 8.5% तक का होता है। तो वो स्कीम्स भी हम अवेल कर सकते हैं कि जहां पे हम अपना पैसा बैंक में डिपॉजिट करें। तो उन गवर्नमेंट की डिफरेंट स्कीम्स होती। दूसरी कुछ स्कीम्स होती है जैसे कि एक स्कीम होती है पब्लिक प्रोविडेंट फंड, लेकिन उसमें अगेन टाइम का ये होता है, उसमें होता है आपको गारंटीड 7.5%। अभी ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन पहले फॉर एग्जांपल 2 साल पहले ये 8.5% था, 8.4, अभी 7.6% इसमें रिटर्न है। लेकिन इसमें क्या है, आपका पैसा 15 साल के लिए बंद रहेगा, लॉक रहता है, लॉक रहेगा। लेकिन लॉन्ग टर्म में जो इसका रिटर्न आता है वो नॉर्मल सेविंग या फिक्स्ड डिपॉजिट से बहुत अच्छा आता है। जी इनाम साहब बहुत बहुत शुक्रिया, ये आपने इन स्कीम्स का भी नाम लिया। प्रोबेबली आने वाले प्रोग्राम्स में हम इन स्कीम्स पे डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे। लेकिन यहाँ आपने एक जो ज़िम्नन एक बात की थी, मैं चाहूँगा एजाज साहब अगर आप काइंडली वो एक्सप्लेन कर पाते लोगों के लिए कि इन्फ्लेशन, हमारा रेट ऑफ रिटर्न क्यों इन्फ्लेशन से ज़्यादा होना चाहिए, बिल्कुल, एंड ये कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कैसे वर्क करता है और ये क्यों होना चाहिए। मैं सिंपल एग्जांपल दूंगा नाजरीन के लिए। 100 रुपए में अगर हमको कोई चीज़ आती है अभी जी, हम अगले साल यही 100 रुपए का नोट लेके जाएंगे, 1 साल के बाद वो उतनी मिकदार में नहीं आएगी। अगर वो 100 रुपए की चीज़ 100 ग्राम आती थी, नेक्स्ट ईयर बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन वो 98 ग्राम्स आएगी, या डिपेंड अगर 5% इन्फ्लेशन 95 ग्राम्स आएगी। मीन्स मेरी 100 रुपए की जो वैल्यू थी, ताकत थी इस रुपए की नोट की, 100 रुपए की, ये ताकत कम हो गई है जी। ये क्यों होती है?
या तो सरकार ने ज्यादा नोट मार्केट में डाल दिए हैं, या तो डिमांड ज्यादा आ गई है, लोग बहुत ज्यादा खरीदारी कर रहे हैं, उसकी वैल्यू बढ़ गई, या सप्लाई उस चीज की कम हो गई। तो बहुत से फैक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन ये होता है, ये 100% होता है। और जो भी ग्रोइंग इकोनॉमीज होती है, अगर कभी रिसेशन वगैरह आया तब उल्टा होता है, तब डिफ्लेशन होती है, हमेशा इन्फ्लेशन नहीं होती है। लेकिन मोस्टली जो ग्रोइंग इकोनॉमीज है, इमर्जिंग इकोनॉमीज, जैसे इंडिया की बात करें या जो भी इमर्जिंग इकोनॉमीज है, उसमें इन्फ्लेशन रहती है। अभी 7.5% के करीब इंडिया में चल रही है और पिछले 1 साल से काफी ऊपर चल रही है इन्फ्लेशन। अब मैंने पैसा जमा किया, 100 रुपये मैंने कमाया, ये मैंने बैंक में रखा, बैंक मुझे दे रहा है 4%। ये 104 रुपये मैंने लाए, लेकिन यही 104 रुपये जब मैं चीजें खरीदने जाऊंगा वो मुझे उतनी नहीं मिलती। सो इसका मतलब हो गया, अगर मेरा पैसे का रेट ऑफ ग्रोथ इन्फ्लेशन की रेट ऑफ ग्रोथ से कम है, आई एम लूजिंग, मेरे को नुकसान हो रहा है। तो इसीलिए मुझे सोचना चाहिए ये पैसा मैं कहां रखूं। क्या मैं सारा का सारा बैंक में डालूं जो 4% दे रहा है, या कोई स्कीम है, जैसे कि इन्होंने बहुत अच्छी स्कीम्स की बात की, 7.5% वाली है, चलो मुझे फायदा तो नहीं होगा, कम से कम इन्फ्लेशन मेरा कवर हो रहा है, करेक्ट। या मेरे को थोड़ा रिस्क एपेटाइट है, मैं इसमें से 20 रुपए उठा के इक्विटीज में डालता हूं, चलो ठीक है, मैं रिस्क उठाने के लिए तैयार हूं, लेकिन यहां पे 12% भी मिल सकता है म्यूचुअल फंड्स में, या गोल्ड में डाल देता हूं। तो एक इंसान का यही कैलकुलेशंस करना होता है नॉर्मली। जैसे कि आपने बिल्कुल सही कहा, जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करेंगे, यहाँ की अवाम एफडीज और कैश सर्टिफिकेट्स पे आके रुक जाती है, उनकी चॉइसेस। 4 या 5% लोग ही शेयर मार्केट्स या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, या इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड में, अभी भी फिजिकल गोल्ड ही चल रहा है। एग्जैक्टली। तो इसके बाद जो एक कंप्लीट यूनिवर्स ऑफ वेल्थ मैनेजमेंट है, इंशाल्लाह आगे वाले एपिसोड्स में हम उनसे बात करेंगे, तो वो चीजों की अवेयरनेस लोगों में अभी बहुत कम है। अभी बैंकिंग ऑप्शंस ही चल के जा रहे हैं। और मैं आपको एक स्टैट दूंगा, अभी जम्मू कश्मीर के सारे बैंक्स में लगभग 1.5 लाख करोड़ के करीब डिपॉजिट्स में है। ओके। तो 1.5 लाख करोड़ अवाम का पैसा पैसा है जम्मू कश्मीर के बैंक्स में, इन्फ्लेशन से काफी कम कमा रहा है। मींस वो 1.5 लाख का वैल्यू कम होता जा रहा है, और इन्फ्लेशन काफी ज्यादा हो रही है, क्योंकि लोगों के पास ऑप्शंस का पता नहीं है। अजय साहब, बहुत अच्छा पॉइंट है। यहाँ वक्त हुआ है नाजरीन एक छोटे से ब्रेक का, हम लौटते हैं ब्रेक के बाद। अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। नहीं है डर, नहीं फिकर, मिली हमें नई डगर, फसल का करवा के बीमा, किसान की चिंता को छीना, हुआ सुरक्षित कर, सुरक्षित फसल निश्चित किसान, फसल बीमा सबका समाधान। आज ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ें और फसल नुकसान से होने वाली आर्थिक हानि से निश्चिंत हो जाएं, ताकि प्राकृतिक और स्थानीय आपदा पर भी फसल नुकसान होने पर आप उसकी सही कीमत पाएं। प्रधानमंत्री फसल बीमा से जुड़ने के लिए आज ही नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में जाएं, क्योंकि सुरक्षित फसल निश्चिंत किसान, फसल बीमा सबका समाधान। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। नाजरीन, वेलकम बैक। इनाम साहब, हमने इससे पहले, ब्रेक से जाने से पहले जैसा बात करें, उससे पहले हमने कुछ स्कीम्स की बात की थी जी, और जिसमें शायद आप कुछ और स्कीम्स भी आपके पास, हम बात कर रहे थे जिसमें पीरियड ऑफ जी सेविंग स्कीम्स की, बिल्कुल। और पीरियड थोड़ा ज्यादा है, जिसकी वजह, जिसका रिस्क कम होता है। इफ यू कैन कंटिन्यू ऑन दैट प्लीज। जी, हमने पहले बात की थी सुकन्या समृद्धि स्कीम की, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है। ये हर किसी बैंक, मोस्ट ऑफ द बैंक्स में ये अवेलेबल है। इसके अलावा ये पोस्ट ऑफिस के साथ भी अवेलेबल है। ये बहुत एक सेफ स्कीम है। इसमें रिटर्न, मतलब गारंटीड रिटर्न है, फिक्स्ड रिटर्न होते हैं, रिटर्न्स होते हैं। लेकिन एक बात है, टाइम पीरियड थोड़ा इसमें, लेकिन एक जो, मतलब अगर किसी की बच्ची है, उसको सेविंग, उसके एजुकेशन के लिए उसको कल खर्चा चाहिए, या उसके मैरिज के लिए, या दूसरी चीजों के लिए, तो ये एक बहुत अच्छी रिटर्न की स्कीम है। उसमें अभी 7.6% का इंटरेस्ट मिलता है। ओके। हाँ, पहले ये थोड़ा इससे ज्यादा था। तो उसमें क्या होता है कि 18 साल तक ये पैसा नहीं निकाल सकते हैं, पहले साल से ही कर सकते हैं। जो बच्ची के पैदा होने से लॉक इन पीरियड इसमें 18 साल तक है, लेकिन एक्चुअली 21 साल तक है पूरा लॉक इन पीरियड। लेकिन उसमें यह है कि 18 साल के जब आपकी बच्ची हो जाएगी, तो उस टाइम यह है कि अगर उसको एजुकेशन के लिए या किसी और मैरिज के लिए जरूरत है, तो वो निकाल सकते हैं 18 साल के बाद ही।
और इनाम साहब आपने कहा ये हर बैंक में, ऑलमोस्ट हर बैंक में ये अवेलेबल है और पोस्ट ऑफिस में भी अवेलेबल है और बहुत इजी है। पहले आपको फॉर्म वगैरह फिलअप करना है, फिर ऑनलाइन आप अपनी किस्त जमा कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी स्कीम मानी जाती है। इसी तरह से हमारे पास होती है नेशनल, ये ना क्या बोलते हैं इसको, NPS नेशनल पेंशन स्कीम। ये अगेन इसमें भी लॉक इन ये होता है कि इसमें, लेकिन ये है कि इसमें थोड़ा रिटर्न्स फिक्स्ड नहीं है, लेकिन ये है कि गारंटीड रिटर्न्स ही मार्केट लिंक्ड होता है, लेकिन 8 से 10% तक देखा गया है कि हमेशा से इसके रिटर्न्स आते हैं। इसमें भी फिक्स्ड पोर्शन होता है कि आप रिटायरमेंट से पहले नहीं निकाल सकते। ये लॉक इन पीरियड इसका प्रीवियस स्कीम से फिर ज्यादा ही होगा जी। रिटायरमेंट अप टू रिटायरमेंट कभी थोड़ा पैसा निकाल भी सकते हैं। गोल्ड, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स है कि इलेक्ट्रॉनिकली आप गोल्ड परचेज कर सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है, वो हर क्वार्टर में लगभग अनाउंस करते हैं। इन एडिशन टू गोल्ड के प्राइसेस के साथ वो लिंक्ड होती है, उसके अलावा 2% इंटरेस्ट मिलता है और टैक्स बेनिफिट्स भी मिलते हैं। तो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स हर एक बैंक के थ्रू अवेलेबल है। सो इसमें थोड़ा लॉक इन पीरियड रहता है, अनलाइक जो नॉर्मल गोल्ड है वो कभी भी बेच सकते हैं। इसमें 3 से 5 साल का लॉक इन पीरियड रहता है, लेकिन जो टैक्स बेनिफिट और एडिशनल 2% रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो एक राइड, वो इसमें एक एडिशनल है। वो एक बहुत ही स्कीम अच्छी, इसमें आपको गोल्ड की प्योरिटी नहीं देखनी है, आपको सेफ्टी का कोई इशू नहीं है, स्टोरेज का कोई इशू नहीं है, इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर्ड है। तो उसमें लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। तो मेरे ख्याल में 2.5% का इंटरेस्ट भी करेक्ट। नाजरीन को वो एक स्कीम है जो एक्सप्लोर कर सकते हैं, अपने नियरेस्ट बैंकिंग ब्रांच जाके सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के बारे में भी बात करें। मेरे ख्याल से हमने एक्सप्लिसिटली, इनाम साहब मैं इससे पहले कि दूसरी इसकी तरफ बढ़े, क्या हमने सारी स्कीम्स कोई और इम्पोर्टेंट जिसमें लॉक इन पीरियड बढ़ा है, कोई हमारी इंपॉर्टेंट स्कीम तो नहीं छूट गई है? नहीं, पब्लिक प्रोविडेंट फंड की भी हमने शायद बात की। एनीवेज वो भी 15 साल के लिए आपको फिक्स, मतलब ये रखना लॉक इन पीरियड है, लेकिन रिटर्न बहुत अच्छा है, 7.5% के आसपास, मतलब उसका रिटर्न भी जो हमने इससे पहले बात की थी कि एटलीस्ट हमारा पहला ऑब्जेक्टिव यह रहना चाहिए कि इन्फ्लेशन को हम बीट कर रहे हैं जी। इन स्कीम्स के थ्रू, तो एटलीस्ट हम वो वी आर एश्योरिंग दैट अचीविंग दैट ऑब्जेक्टिव कि हम ये करें। इनाम साहब थैंक यू, ये बड़ा एक्सप्लिसिट था आपने और एजाज साहब ने जो इन स्कीम्स का, हम आइंदा भी कोशिश करेंगे, ये जो प्रोग्राम है हमारा इसमें हम कोशिश करेंगे कि इन स्कीम्स को हम फिर से डिस्कशन में ले आएँ और फिर से इनके नशेब फराज हम डिस्कस करें और डिटेल्स में डिस्कस करें, बिकॉज आई एम श्योर कि नाजरीन जो और जानना चाहेंगे इन स्कीम्स के बारे में। बिफोर वी वाइंड अप एजाज साहब, जो एक बात रह गई थी हमारी इन्वेस्टमेंट के हवाले से हम बात कर रहे थे, जब आपने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की बात की थी, तो मैं चाहता हूं कि बड़ा इख्तिसार से आप बता दें कि एक तो ये पोर्टफोलियो होता क्या है, और ये पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में हम, ये जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट हम बोलते हैं, लोग यूट्यूब पे वीडियोस भी देखते हैं, वो बड़े जार्गन सुनते हैं, होता क्या ये पोर्टफोलियो मैनेजमेंट? पोर्टफोलियो एक बेसिक सी जो लैंग्वेज में हम बात करेंगे, जितने भी आपने कमाई की है अब उसको सेव कर रहे हैं। अब सेव या तो करेंसी नोट्स में कर सकते हैं जिसमें अपने खतरे हैं, जो मैंने बोला। अब बहुत सारे लोग, हमारे माँ बाप या उनके माँ बाप भी क्या कर रहे थे, इसको डिवाइड करते थे ताकि रिस्क डाइवर्सिफाई हो। कुछ पोर्शन का गोल्ड खरीदते थे, अगर बहुत ज्यादा सेविंग अच्छी है तो कुछ पोर्शन का छोटा सा लैंड का टुकड़ा खरीदा, कुछ पोर्शन को आजकल म्यूचुअल फंड्स में डालते हैं, कुछ बैंक डिपॉजिट्स में रखते हैं। तो जो भी इंस्ट्रूमेंट्स, ये इंस्ट्रूमेंट्स है सारे इंस्ट्रूमेंट्स आप चूज करते हैं अपनी सेविंग्स, अपनी कमाई हुई वेल्थ को स्टोर करने के लिए विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ, सेफ्टी एंड लिक्विडिटी। तो इसको एक पोर्टफोलियो बोलते हैं। ओके, अब इसके कैसे बनाते हैं इंशाल्लाह हम आगे वाले एपिसोड्स में डिटेल बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इनाम साहब, एजाज साहब, आप दोनों का। नाजरीन, आज हमने बात की कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट या वेल्थ मैनेजमेंट को कैसे हम प्रैक्टिस करें, कौन सी चीज़ें ज़रूरत हैं कि हम अपनी सेविंग्स को बेहतर से बेहतर बनाएं और उनको सस्टेनेबल बनाएं। हमें क्यों इन्वेस्टमेंट्स में जाना चाहिए, इन्वेस्टमेंट के इंस्ट्रूमेंट्स क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, हम आने वाले एपिसोड्स में इंशाल्लाह इस पर डिटेल में बात करेंगे। लेकिन आज मेरे ख्याल से जो टेक अवे हमारा रहा है उन तमाम नौजवानों के लिए या तमाम उन लोगों के लिए जो जॉब में हैं, बिजनेस में हैं, कि आपने हर इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करने से या सेविंग करने से पहले 3 चीज़ें लाजमी देखनी है। आपने उसकी रिस्क देखनी है, आपने उसका रिटर्न देखना है कि क्या वो एटलीस्ट इन्फ्लेशन को बीट कर रहा है, कहीं आप नुकसान में तो नहीं रह रहे, और तीसरा आपकी लिक्विडिटी जो आपका फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव तय करेगा। तो नाजरीन, आपसे विदा लेते हैं, इंशाल्लाह अगले एपिसोड्स में आपसे फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़।